नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वैचारिक पृष्ठभूमि से अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद शब्द जो है वो अपना एक मूल रखने वाला शब्द है। इसके प्रमुख जो प्रवर्तक हैं वो है सोरेन किरकेगार्ड और नीत्शे। नीत्शे जो इनका मानना है कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है। तो देखते हैं आज का मुख्य विषय अस्तित्ववाद। कहता है कि शास्त्र के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो वह संभवतः मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार बनाता। देखिए कहता क्या है कि ईश्वर का अस्तित्व होता मतलब नहीं है, अगर होता तो मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार बनाता। इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है। छात्र भी नीत्शे के विचारधारा के पक्षधर हैं। कहते हैं कि किंतु छात्र का दावा है कि ईश्वर नहीं है, अतः मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ है चयन की स्वतंत्रता, मतलब अपने जीवन में स्वतंत्र काम, स्वतंत्र निर्णय ले सकने में सक्षम। नीत्शे नीत्शे का कथन प्रमुख कथन है कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कहते हैं कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। ज्ञान विज्ञान महत्वहीन है, मतलब नीत्शे के अनुसार अस्तित्ववाद में ज्ञान विज्ञान का महत्व नहीं है। जो आपके पास अस्तित्व है, जो आप स्वतंत्र हैं, वही आपके लिए उपयोगिता मानते हैं। कौन? नीत्शे, सात्र और सोरेन किरकेगार्ड, इस तरह करके जो इनके प्रवर्तक ठहरते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान महत्वहीन है, मतलब ज्ञान कुछ नहीं होता है, विज्ञान कुछ नहीं है, हीन है, नहीं के बराबर है, तुच्छ है। क्योंकि अगर आपके पास अस्तित्व है, खुद का निर्णय लेने में अगर आप सक्षम हैं, तो आपके पास सब कुछ है। आगे कहता है अस्तित्ववाद का बोध दुख मृत्यु के क्षण से संभव है। यह मनुष्य के लिए अनिवार्य है। क्या कहते हैं? अस्तित्ववाद का बोध जो होता है वो दुख के समय होता है, मृत्यु के क्षण से संभव है, और यह मनुष्य के लिए अनिवार्य भी है, मतलब जरूरी भी है। धार्मिक मूल्य समाज सबको एक सिरे से नकार देते हैं, मतलब ना धर्म को मानते हैं ना समाज को मानते हैं। अगर आपके पास अस्तित्व है तो आप मनुष्य हैं, या फिर आप नहीं के बराबर हैं। मार्शल इसके जो और समर्थक हैं, मार्शल, कामू, शोमेन, दाबुआ, फ्रांज, काफ काफ प्रमुख हैं। देखिए ये जो 3-4 प्रमुख इसके प्रवर्तक हैं या जो समर्थक हैं, जैसे सोरेन किरकेगार्ड, नीत्शे, सात्र, मार्शल, कामू, सोमेंदा बउआ, फ्रांज काफ प्रमुख, ये नाम हम सबको ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से विद्वान अस्तित्ववाद के समर्थक हैं या नहीं हैं। तो जब तक हम सभी इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम लोग कलेक्ट आउट नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं कि हिंदी में इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे आदि इसके विचारधारा से प्रभावित साहित्यकार हैं। हिंदी में कौन कौन है? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे। अज्ञे जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, अज्ञे इसके प्रवर्तक हैं। अगला बिंदु है उत्तर आधुनिकतावाद। अस्तित्ववाद के बाद जो आता है वो एक युग आता है उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकता के बाद का समय है। कहता है इसमें आधुनिकतावाद में जहां पूंजीवादी व्यवस्था थी, मतलब उत्तर आधुनिकता से पहले जो आधुनिकतावाद था वहां पर पूंजीवाद व्यवस्था थी, जिसके केंद्र में औद्योगिकरण और उत्पादन थे, मतलब उसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। किसमें? आधुनिकतावाद में औद्योगिकरण मतलब पूंजीपति लोग और उत्पादन। वहीं उत्तर आधुनिकता में
प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद, बाजारवाद, उपभोगवाद मतलब बाजारवाद है। भूमंडलीकरण का जन्म, जिसमें मनुष्य यांत्रिक बन चुका है, मतलब अभी के समय में जो है ना मनुष्य क्या हो चुका है, यांत्रिक बन चुका है, मतलब कोई भी काम मशीनीकरण के द्वारा करते हैं या विज्ञान टेक्नोलॉजी को अपना कर करते हैं। जैसे कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, आजकल देखते हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा इसका माध्यम बन चुकी है। प्रौद्योगिकी ने मनुष्य के ज्ञान को बाजार में बदल दिया है। अब जो आधुनिकतावाद में जहाँ औद्योगिकरण को महत्व दिया जाता था, अब उत्तर आधुनिकता में इसका ज़्यादा महत्व बढ़ गया है और ज़्यादा इस पर मनुष्य डिपेंड निर्भर हो गया है। आधुनिकता जो युग है उसमें आगे कहता है कि इसका मूल उद्देश्य या एकमात्र उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना है। क्या है? लाभ कमाना है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बाजार या औद्योगिकरण के क्षेत्र में हो, या फिर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो। क्या है इसका अंतिम उद्देश्य? लाभ कमाने इसका मूल उद्देश्य रहता है। महावृतांत जैसे साम्यवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, समाजवाद इसका अंत, मतलब अब इन सब जितने विवाद जन्म लिए, अब धीरे धीरे इसका क्या है, समाप्ति की ओर ले जाने लगा है इस उत्तर आधुनिकता में। इसकी जगह अब कौन लेने वाला है? देखिए, इसकी जगह में नया नया जो विमर्श निकला है, जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, किन्नर विमर्श, वृद्ध विमर्श, जो उत्तर आधुनिकता में अभी के युग में हम सभी देखने को मिल रहा है। स्त्री विमर्श समझ रहे हैं, दलित जो दबा हुआ है, किन्नर जो किन्नरी का अध्ययन किया जाता है, उसका विमर्श किया जाता है, उसको समाज के बीच में बात रखी जाती है। वृद्ध विमर्श जो बूढ़े लोगों के विचार को प्रस्तुत की जाती है। आगे कहता है कि यह अंतवादी दर्शन है, जिसमें लेखक की मृत्यु, कविता की मृत्यु, आलोचक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु की स्थापनाएं दिखती है। किसमें? उत्तर आधुनिकता में। राष्ट्र राज्य की जगह विश्व बाजार और उस पर बहुराष्ट्रीय निगम आ जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, राष्ट्र राज्यों की जगह विश्व बाजार अब ले लिया है उसका जगह, और बहुराष्ट्रीय निगम आ जाते हैं, जिसका पर्याप्त जिक्र द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में ल्यूतार ने स्वयं किया है। देखिए, ये जो ल्यूतार है, ल्यूतार मुख्य रूप से उत्तर आधुनिकता के प्रवर्तक या फिर इसके समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचना है दी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। इसी ल्यूतार को इसका जनक भी माना जाता है। इसमें और कौन कौन है? देखिए, जेमसन मैकलुहान, मैकलुहान की जो रचना है विश्वग्राम की संज्ञा से इसका नाम दिया गया है। जो वाद का समाप्ति की ओर हुआ और उसके पश्चात जो नई नई विमर्श का उन्मुख हुआ, उसमें से सर्वप्रथम आता है स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श जहाँ पर स्त्री को निम्न या फिर कुचला या फिर कमजोर समझा जाता है, उस विषय को आगे बढ़ाते हुए उसको आगे एक समानार्थी ले जाकर इसको आगे की ओर दिया गया है। इसमें कहता है कि स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को, अस्मिता का मतलब होता है उसका सम्मान, इज्जत को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई। कुछ विदेशी लेखिका, देखिए 20वीं शताब्दी में भी कुछ लोग इसका प्रारंभ फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बुआ, कहाँ के लेखक थे ये? फ्रांस के। सिमोन द बुआ की पुस्तक द सेकेंड सेक्स 1949 के प्रकाशन वर्ष से मानते हैं। पहला क्या है? द सेकेंड सेक्स 1949 के प्रकाशन वर्ष से मानते हैं। और कुछ मेरी एलमन की पुस्तक, दूसरे जो फ्रांसीसी लेखिका हैं उनकी पुस्तक है थिंकिंग अबाउट विमन 1968 में के प्रकाशन वर्ष से इसका शुरुआत होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसको अच्छी भलीभांति नोट और समझते जाते होंगे। आगे देखते व्याख्या करते हुए आगे और इनकी रचनाएं हैं। कहता है कि वर्जीनिया वुल्फ ने, विदेशी लेखिका वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पुस्तक ए रूम ऑफ वंस ऑन, क्या है इनकी पुस्तिका? ए
रूम ऑफ वंस ऑन, हिंदी में अपना निजी कक्ष 1929 में लिखा या लिखी थी, जिसका भारतीय स्त्री लेखन पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ता है या पड़ा। हिंदी की घोषित नारीवादी लेखिका प्रभा खेतान को माना जाता है। अगर हम हिंदी या भारतीय प्रथम नारीवादी लेखिका के रूप में अगर देखें स्त्री विमर्श के क्षेत्र में, तो पाएंगे कि ये प्रभा खेतान जो है वो पहला मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, कहता है उपनिवेश में स्त्री 2003 में। कब है? उपनिवेश में स्त्री 2003, काफी इंपॉर्टेंट है। स्त्री उपेक्षिता द सेकंड सेक्स का अनुवाद किया, किस नाम से? उपेक्षिता नाम से। बाजारवाद के बीच बाजारवाद के खिलाफ, ये उनकी पुस्तिका है। कुमुद शर्मा का देखिए आधी दुनिया का सच, क्या है? आधी दुनिया का सच। आगे है मृदुला सिन्हा की मात्र देह नहीं औरत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृदुला सिन्हा की ये रचना है, कौन सी? मात्र देह नहीं औरत। और आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा जो कि स्त्री विमर्श के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी रचना है नासिरा शर्मा की औरत के लिए, क्या है? औरत के लिए। नीरजा माधव की देखिए हिंदी साहित्य का औझल नारी इतिहास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार इन सभी रचनाओं को एग्जाम में पूछा गया है। मृणाल पांडे का स्त्री देश की राजनीति, देश से देह की राजनीति स्थिति तक, क्या है इनकी रचना? स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, किनकी है? मृणाल पांडे की। राजेंद्र यादव की आदमी की निगाह में औरत। दुष्यंत कुमार की स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक। मैत्रेयी पुष्पा का खुली खिड़कियां। तो ये था हम सभी का यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप सुनने के साथ साथ इसको नोट डाउन भी किए होंगे, जो अगले एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलेंगे हम लोग एक नए और एक रुचिकर विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।